तो ये था जो हमारा सेट नंबर 8 था, जो हमारा आरआरबी का जो सेट चल रहा है ग्रुप डी का सेट नंबर जो 8 था उसका पार्ट पार्ट सेकंड है ना, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक होंगे, है ना। तो ये प्रीवियस ईयर का सेट था, इसका एनालिसिस करेंगे हम। क्वेश्चन 51 कुछ ऐसा था कि भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है। तो उसका आंसर था हरिद्वार। जो पुरी है तो आपको पता उड़ीसा में होगा, मथुरा यूपी में है, काची का कुछ आइडिया नहीं, लेकिन हरिद्वार जो है ये उत्तराखंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऐसा था कि राजनीतिक नेता प्रेम सिंह तमांग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंध रखते हैं? तो ये थे भैया सिक्किम से। यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे हैं ना लंबे कार्यकाल तक, ठीक है, प्रेम सिंह तमांग। 52। अगला क्वेश्चन था इसका 53 नंबर का कि 25 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु एक 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान वेग से गति कर रही है, तो वस्तु गतिज ऊर्जा क्या होगी? वस्तु की गतिज ऊर्जा पूछी है आपको। सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा वो होती है 1/2 mv²। क्लियर है? तो क्या हो जाएगी 1/2, द्रव्यमान दिया था हमको 25 किलोग्राम, और त्वरण जो था उसका 4 स्क्वायर करना है, 4×4 हो जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई 2 से काटेंगे तो 25 दूनी 50 और 50 चौक 200। अब 200 क्या, तो पता होना चाहिए कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो 200 जूल ए इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगर वो बोल देता कि पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेता, पोटेंशियल मतलब होता है स्थितिक ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, तो उसका जो फार्मूला होता है mgh। क्लियर है? ये याद रखिए आप। अगला क्वेश्चन था कुछ ऐसा कि 1946 में संविधान सभा का गठन खालिस्तान द्वारा बनाई गई योजना के तहत किया गया था। तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन पहली बार तो कब आया था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष थे वो थे पेंथिक लॉरेंस, है ना। ये कैबिनेट मिशन जो आया था उसके अध्यक्ष थे। उस समय में जो संविधान सभा का गठन हुआ था कुछ इस प्रकार से हुआ था कि जो 10 लाख लोग थे ना, उस पर संविधान सभा का एक सदस्य हुआ करता था। जैसे अपने यहाँ पर जो सांसद होता है ना, वो 10 लाख लोगों पे एक सदस्य, इस तरीके से निर्धारित की गई थी सदस्यों की सीमाएं। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्रिया है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है कि जब भी कोई दो चीज, जैसे अगर ऑक्सीजन है प्लस 2H2 है तो दो चीज संयोजित हो जाती है तो ये बन जाता है H2O। तो इसे बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया कि दो चीज संयोजित होकर एक बनती है। तो इसने ये पूछा था कि संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्रिया क्या है, विपरीत पूछा है। ये देखो, अगर यही चीज यहाँ दो मिलके एक बनी, यहाँ एक से दो डिवाइड हो गई, यहाँ से एक से दोनों डिवाइड हो गई, है ना। तो ये दोनों संयोजन क्रिया के विपरीत अभिक्रिया। अगर यही एरो अगर ऐसा उल्टा होता तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण था। मतलब पहला और दूसरा दोनों विकल्प सही है, मतलब 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 56 ऐसा था कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस के अक्ष पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। देखिए क्या दिया है, किसी वस्तु है कि उसकी फोकस दूरी जो है वो F इक्वल है 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? और एक दिया है कि लेंस के अक्ष पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, मतलब यू जो होती है वस्तु की दूरी जो है वो 15 सेंटीमीटर है। तो बनने वाली छवि कैसी होगी? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये अपन ने लेंस बना दिया, ये लाइन खींच दी और यहाँ से जितना होता है उतना डिस्टेंस यहाँ ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है वो F होता है और ये होता है वक्रता त्रिज्या। अब हमें पता है कि 10 सेंटीमीटर की अगर वक्रता त्रिज्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 वैल्यू है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी, 20 होगी। क्लियर है? लेकिन वस्तु जो है 15 सेंटीमीटर पे रखी है, मतलब इन दोनों के बीच रखी है, ये क्लियर होता है। 15 सेंटीमीटर मतलब वो यहाँ, ये तो 20 था वक्रता केंद्र, तो वस्तु 15 फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो हमको पता है कि जब भी कोई वस्तु रखती है तो पहली रेखा समांतर आई है और इसी इतनी डिस्टेंस पे एक फोकस होगा और यहाँ से इतनी डिस्टेंस पे एक सी होगा। क्लियर है? तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो मतलब ऐसी लाइन जाएगी, पहला समांतर होने के बाद फोकस से होकर गुजरती है, और दूसरा यहाँ से ऐसी बढ़ेगी आगे, है ना, तो ऐसे करके आगे बढ़ेगी। तो प्रतिबिंब यहाँ बनने वाला है। तो समझ में क्या आया कि प्रतिबिंब जो बना वो वस्तु से बड़ा बना और उल्टा बना, बड़ा बना और वास्तविक बना।
तो वास्तविक, बड़ा और उल्टा, तो वास्तविक और बड़ा 20 का आंसर हो जाए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन था इसमें और चीज समझने के लिए देखो, तो एक ही कंडीशन होती है जब यदि वस्तु यहाँ पर होता है फोकस और ध्रुव के बीच में। इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से समझा देता हूँ। अगर वस्तु आभासी का बनता है, आभासी का एक उदाहरण आप समझ लो थोड़ा सा, कि सबसे पहले तो आपको ये ड्रॉ करते आना चाहिए, जो लेंस होता है उसको ड्रॉ करते आना चाहिए ना। तो वस्तु जब ये हुआ आपका ध्रुव, ये हुआ फोकस, ये केंद्र, ये फोकस, ये होता केंद्र, जब वस्तु आपकी यहाँ होती है मतलब फोकस और ध्रुव के बीच में होती है, तब इस कंडीशन में वो फोकस से होकर निकलती है। ठीक है। और दूसरी जो लाइन रहेगी वो कहाँ से निकलती है, सेंटर से होकर निकलती है। तो ये आगे कहीं इसने इंटरसेक्ट नहीं करना है, इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद नहीं करना है। इस कंडीशन में हम इसको उससे डॉट डॉट करके से पीछे ले जाते हैं, और पीछे ले जाकर फिर हम यहाँ देखते हैं कि जहाँ इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है। जैसे एक वस्तु ए बी यहाँ है, इसका प्रतिबिंब ए डेस बी डेस यहाँ बनता है, तो इसको बोला जाता है आभासी प्रतिबिंब। जहाँ पर वास्तविक रूप से प्रतिच्छेद न कर वो आभासी रूप से प्रतिच्छेद करती है, तो इस कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक पाइप है ए और बी, किसी टैंक को क्रमशः 37 मिनट 30 सेकंड और 45 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो पाइप बी को बाद में कितने टाइम बाद बंद कर देने पर टैंक भरने में कुल 30 मिनट लगेंगे। सिंपल सा फंडा है, एक ए है और एक बी है ना। तो ए को लग रहा है 37 और 30 सेकेंड मतलब 37.5 मतलब 35 35 70 75/2 मिनट लग रहे हैं, और दूसरा पाइप जो है उसको 45 मिनट में भर सकता है। तो अगर मैं इसका एलसीएम निकालना चाहूंगा तो 15 5 75 15 3 45 मतलब ये होगा 15 5 75 गुणित 75 गुणित 3 कर लूंगा तो 3 5 15 और 7 3 21 और 1 22, मतलब मैं 225 यूनिट ले लेता हूँ इसका एलसीएम। क्लियर है। क्या किया मैंने, एलसीएम एक ऐसी संख्या ली जिससे दोनों से भाग जा सके। ठीक है। अब यहाँ पे देखूंगा मैं क्या निकल के आएगा, यहाँ निकल के आएगा 75 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये कटेगा कम से 5 बार और 5 दूनी 10 यूनिट आएगा यहाँ पे। ठीक है। 75 से काटूंगा तो सही किया मैंने, एक बार चेक कर लेता हूँ। 15 5 75 और 15 से 15 बार, 5 से 3 बार और 3 दूनी 6, गलत किया मैंने, शायद यहाँ 6 आ रहा है, सॉरी 6 आ रहा है। 15 से 15 बार गया और 15 5 75, 5 से 3 बार गया, 3 दूनी 6 यूनिट आ रहा है। ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ जब इसको डिवाइड करता हूँ मैं 225/45 को, तो 15 से 15 बार कटा, 15 3 45 3 5 15, यहाँ जो आएगा वो 5 यूनिट आ जाएगा। क्लियर है। उसने एक चीज़ बोली है, ध्यान से देखो कि पहले तो ए और बी दोनों साथ में काम करते हैं, टोटल 30 मिनट लगता है। मान लो कि जब ए और बी ने जो थे साथ में काम टी टाइम तक काम किया, उसके बाद क्या होता है कि पाइप बी को खालिस्तान बाद बंद कर देती, फिर मतलब ए ने ही काम किया तो ए कर लेता होगा, मान के चलो कि टोटल काम टी था, 30 था, 30 माइनस टी टाइम ए ने काम किया, बाद में बी बंद हो जाता है। तो मैं इसको ऐसा ले लूंगा कि जो ए ने काम किया था वो 6 यूनिट काम किया था, ए प्लस बी दोनों ने मिलके 11 यूनिट काम किया साथ में ना, और इसको किया है टी टाइम तक। और उसके बाद फिर खाली ए काम करता है, मतलब 6 यूनिट के दर से काम करता है। कितने टाइम तक काम करता है, 30 माइनस टी टाइम तक काम करता है, और टोटल यूनिट जो आ जाती है 225 यूनिट क्रिएट हो जाती है। क्लियर है। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, अब ले लेते हैं 11t हो गया प्लस से 18 180 माइनस 6t देन 2225। अब 11 में से 6 गया तो यहाँ 5t बचा, और यहाँ 225 माइनस 180, तो ये यहाँ का 20 और यहाँ का 25, ये हो जाता है 45, देन 5t इक्वल 45, देन t विल बी 45/5, t इक्वल टू 9, है ना। आपके पास टाइम क्या आ गया, t, मतलब इसका पता ये चलता है कि जो a और b है उन दोनों ने 9 मिनट तक काम किया, a और b ने 9 मिनट तक काम किया, और उसके बाद ए ने अकेला 21 मिनट तक काम किया, मतलब सी का आंसर हो जाएगा। उसने ये पूछा था कि कितना टाइम बाद बंद किया है, तो ए ने 9 मिनट काम किया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन ऐसा था कि एक पर्स में मौजूद पैसों में से 1/5वां हिस्सा निकाल लेने पर शेष बची राशि, देखो कोई पर्स में कुछ राशि रही होगी, x मान लेते हैं, उस x का 1/5 निकाल देते हैं तो x का बच जाता है 4/5। क्लियर है। अब
उस राशि का 1/12 हिस्सा 7.4 रुपए है, तो परसम राशि क्या थी? इसको सोल्व कर लेंगे, सिंपल सा था। तो ये 4 3 12 3 5 15, तो x इक्वल 15 गुणित 7.4 मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौक 60, 6 15 7 15 छक्का 90, 15 7 105 और 6 हो जाता है 111, मतलब पॉइंट। इसका आंसर आ जाएगा डी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन था ऐसा कुछ कि कर्नाटक का पहला कर्नाटक युद्ध तब लड़ा गया था जब डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांस ने खालिस्तान पर कब्जा किया। तो इसका जो आंसर था वो था मद्रासी। देखो कर्नाटक जो युद्ध हुए थे, सबसे पहले एक भूमिका याद रख लो कि जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो हुआ था फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन के बीच में। ठीक है, ब्रिटेन मतलब अपने ईस्ट इंडिया कंपनी। कुल 3 युद्ध होते हैं। फ्रांस का नेतृत्व करा था भाई अपने किन्ने किया था? डुप्ले ने। ठीक है, ब्रिटिश का नेतृत्व किन्ने किया था? तो ब्रिटेन का जो नेतृत्व करता, जो भी ब्रिटेन तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था क्या? ये इसका नाम था डुप्ले और उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, है ना, रॉबर्ट क्लाइव। 3 युद्ध होते हैं, जैसे कर्नाटक का पहला युद्ध, कर्नाटक का दूसरा युद्ध और कर्नाटक का तीसरा युद्ध। क्या होता है इसमें? फ्रांस जीतता है, इसमें फ्रांस जीतता है और इसमें ब्रिटेन जीतता है। ठीक है, समाप्त कैसे होते हैं? पहला युद्ध जो होता है उस टाइम पे जो एक संधि होती है उसका नाम बोलते हैं एक्स-लॉ-सेपल संधि। सेपल है ना, एक्स-लॉ-सेपल संधि पे समाप्त होता है। दूसरा जो युद्ध होता है वो उसमें मद्रास, मतलब जो दूसरा युद्ध होता है उसमें जो संधि होती है वो संधि थी कौन सी? पांडुचेरी की संधि। सेकंड जो वॉर होता है वो समाप्त होता है पांडुचेरी की संधि पे समाप्त होता है। तीसरा जो होता है वो समाप्त होता है पेरिस की संधि पे, पेरिस संधि। तो ये तीनों चारों चीजें आप याद रखो, मच इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन था कि शिव चौरसिया किस खेल से संबंधित थे? तो ये भाई साहब थे गोल्फ से, गोल्फ से संबंधित थे शिव चौरसिया। पोलो मणिपुर का खेल माना जाता है इसको, है ना। भारत में इसका वो माना जाता है जन्म भारत से माना जाता है। शतरंज की बात करें तो विश्वनाथ आनंद का नाम आपने सुना होगा। ये भाई साहब बहुत बड़े शतरंज के विश्व चैंपियन रह चुके हैं। करंट में अगर छोटे भाई की बात, मतलब अगर छोटे यंगस्टर की बात करें, यंगस्टर में अभी एक लड़का है अभिमन्यु मिश्रा, है ना, अभिमन्यु मिश्रा। ये भाई साहब लगभग 12 या 13 साल के ही है ना, और तहलका मचा के रखा है इनने। हॉकी की बात करें तो इंडिया हॉकी में 8 गोल्ड जीत चुका है, ओलंपिक में 1 सिल्वर जीत चुका है और 2 ब्रॉन्ज जीत चुका है ओलंपिक में, फ्रॉम 1928 टू 1960। क्लियर है। और हॉकी के जो कैप्टन है उनका नाम है मनप्रीत सिंह, जो वर्तमान में कैप्टन है ना। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतना ठीक है सफिशिएंट। अगला क्वेश्चन था जो 61 था कि 10 वर्ष बाद रोहन की आयु सोहन की आयु की 10 वर्ष पहले की आयु से दोगुनी हो जाएगी यदि वर्तमान में रोहन की आयु सोहन की आयु से 9 वर्ष अधिक है, तो सोहन की वर्तमान आयु क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 61 था 10 वर्ष बाद रोहन की आयु सोहन की 10 वर्ष पहले की आयु से दोगुनी हो जाएगी। मतलब 10 वर्ष बाद रोहन की आयु जो है 10 वर्ष बाद सोहन की आयु की 10 वर्ष पहले की दोगुनी हो जाएगी। इक्वेशन नंबर पहली आपकी क्लियर है। यदि वर्तमान में रोहन की आयु सोहन की आयु से 9 वर्ष अधिक, यदि रोहन की आयु जो है सोहन की आयु से 9 वर्ष अधिक है तो सोहन की वर्तमान आयु पूछा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। r+10 इक्वल टू 2s माइनस 20। तो अगली इक्वेशन क्या हो जाएगी? इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, r माइनस एस इक्वल 9, और इसको जब सॉल्व करूँगा तो r माइनस 2s इक्वल माइनस 30। क्लियर है। माइनस प्लस प्लस इट्स गेटिंग लॉस, और ये आ जाएगा 39। तो सोहन की पूछी थी तो सोहन 39 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वें समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो हेलोजन कहा जाता है। निष्क्रिय गैस ग्रुप नंबर 18 समूह का तत्व है। क्षार धातु है पहले समूह, क्षार मृद धातु है दूसरा समूह। अगला क्वेश्चन, एक
वीडियो बनाऊंगा मैं इस जो आवर्त सारणी है हमारी कंप्लीट, उसमें उसके बारे में बताऊंगा, जैसे उसकी उसकी जैसे प्रॉपर्टी, एलिमेंट और उसके ग्रुप है ना। तो ये सारी चीज़ों के बारे में, रो और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में एक अलग से एक आध घंटे का वीडियो रहेगा, उसमें कंफर्म मतलब क्लियर हो जाएगा पूरा जितना जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे आवर्त सारणी से। अगला क्वेश्चन था 63 नंबर का। कुछ ऐसा था कि सेंट्रल बैंक के परीक्षण विभाग की प्रभारी कार्यकारी निदेशक मीना हेमचंद्रा के सेवानिवृत्त होने के पश्चात दिसंबर 2017 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था। तो जो 63 था, इसका जो आंसर था वो था, उस टाइम में जो किया गया था वो किया गया था उमा शंकर था इसका आंसर ना उस टाइम में। लेकिन करंट की बात करें तो करंट में अब देखा जाए तो एक अभी जो है वो है शशिकांत दास करंट में है ना। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, पहली कहानी ये। हेडक्वार्टर जो है उसका मुंबई में है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 64 है, यदि 4 परीक्षक प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 8 दिनों में उत्तर पुस्तिकाओं की एक निश्चित संख्या जांच करते हैं, मतलब 4 पर्यवेक्षक है, 8 घंटे काम करते हैं, 5 घंटे काम करते हैं और 8 दिनों तक काम करते हैं और एक निश्चित टाइम है एक्स, है ना। तो इसी काम को 25 दिनों में उससे दुगनी उत्तर पुस्तिका, मतलब 2x डबल काम, 2 पर्यवेक्षक कितने घंटे काम करेंगे, तो टी मान लो इसका ना। सॉरी, मैंने यहाँ एक्स ले लिया तो मैं टी दूंगा। एक्स से एक्स गया, देन 2 से 2 भी गया, तो 25 से 5 से ये 5 बार गया, तो 8 चौक 32/5, तो 6.4 आवर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन ऐसा था कि धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता की जो रेंज होती है वो कितनी होती है। तो उसका आंसर था जो धातु होती है उसका प्रतिरोध बहुत ही अधिक होता है और मिश्र धातु का प्रतिरोध थोड़ा धातु का प्रतिरोध कम होता है और मिश्र धातु का प्रतिरोध अधिक होता है। अगला क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 66 की नीचे दी गए चित्र था, उसको चेक हमें देखना था कि इसका जो दर्पण प्रतिबिंब कुछ ऐसा बनता। ऐसा कहाँ है, दिख रहा होगा आपको, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा, मतलब ए मतलब डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कुछ ऐसा था कि पूछा गया था कि दिए गए पाई चार्ट में 2017 में हुआई कंपनी की बिक्री, है ना, एंगल पूछा था, तो टोटल 360 था एंगल, है ना। और 360 का हुआई कंपनी कौन सी है, ये 11% निकाल लो इसका, तो 11 छंग 66, आखिरी में 66, मतलब बी। बिना सॉल्व के टाइम खराब ना करे, डायरेक्ट आंसर दे यूनिट डिजिट देख के। अगला क्वेश्चन देखो, मानव में गैसों का आदान प्रदान जो होता है कहाँ से होता है भाई, तो ये होता है एल्वियोली, है ना। असल में इंसान होता है, इंसान की नाक के पास यहाँ जबड़ा होता है ना, जहाँ दांत होते हैं इसके ऊपर जबड़ा होता है, यहाँ से इसका जो यहाँ से प्रभाव होता है ना उसको बोला जाता है कुपी करके बोला जाता है ना। वहाँ से जो प्रभाव आदान प्रदान होता है काय का, गैसों का, ऐसा मतलब ये जो जगह है ना इसकी लोकेशन बता रहा हूँ आपको मैं। दांतों के ऊपर जो होता है ना मसूड़ा, यहाँ से उससे बोला जाता है कुपी, तो इसका आंसर था कुपी। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो भाई साहब इसका आंसर है भारत रत्न। इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में, पहला भारत रत्न मिला था राधा कृष्णन नहीं, पहला जो भारत रत्न मिला था वो मिला था हमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना, इन भाई साहब को मिला था पहला भारत रत्न। भारत रत्न करंट पोजीशन क्या है, तो करंट में 3 लोगों को मिला है, प्रणब मुखर्जी, है ना, उसके बाद आ जाता है नानाजी देशमुख और एक है भूपेन हजारिका, लेटेस्ट जो भी मिला है।
ना, इनको आप याद रखिए। ये 2019 का के बंदे लोग हैं। इनके पहले सचिन भाई साहब को मिला था। खेल जगत में एकमात्र बंदे हैं ना जिनको भारत रत्न दिया गया है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्वों में दी गई अपरूपता पाई जाती जो ग्रेफाइट, हीरा और बकमिस्टर फ्लोरीन है, ये सब कार्बन के अपरूप है। क्लियर, ये तो डायरेक्ट पता ही होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखो, विंबलडन का खिताब जीतने वाली अंतिम ब्रिटिश महिला कौन थी? भाई साहब इसका आंसर जो था वो था वर्जीनिया वेड। क्लियर है। एक महिला है विलियम सेरेना करके, ठीक है भाई, बहुत फेमस महिला है। 23 टाइटल है इनके नाम, है ना, बहुत ज्यादा याद रखने लायक है। ग्रैंड स्लैम। अब उनको ग्रैंड स्लैम क्या जो विंबलडन है ना सब ग्रैंड स्लैम का हिस्सा है असल में। आपको थोड़ा सा डीपली बताते हैं ना। ग्रैंड स्लैम है ना, ये है भैया ग्रैंड स्लैम। ये 4 होते हैं ना। पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन ओपन और चौथा होता है यूएसए ओपन। ठीक है। करंट की बात करें मेन सिंगल में तो ये 3 हो चुके हैं जिसको नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच भाई साहब कहाँ के हैं? तो भाई साहब है सर्बिया के। अभी तक के 22 टाइटल अपने नाम कर चुके हैं। एक नडाल भाई साहब भी है, सॉरी रोजर फेडरर इनने भी 22 टाइटल अपने नाम कर लिए। रोजर फेडरर है स्विट्जरलैंड के, और नडाल जो है राफेल नडाल ये भाई साहब है स्पेन के, है ना। इनके भी शायद 18 ही वो हुए हैं, मतलब जो टाइटल है 18 हुए हैं। ये तीनों नाम याद रखे, किस देश किस कंट्री को बिलोंग करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन ऐसा था कि निम्नलिखित में से किस भिन्न को, मान लो भिन्न x को 9/7 में जोड़ने पर योग 1 प्राप्त होता है। किस भिन्न को 9/7 में जोड़ पर 1? तो आप निकल लेगा 9/7, तो ये निकल जाएगी -7 -9 दैट इज -2/7 आंसर। गड़बड़ किया कहीं? 7 एकम 7। निम्न में से किस भिन्न को, तो ये आ गया -2/3। तो ये ऑप्शन में दिख नहीं रहा, तो आपको दिख रहा होगा कुछ खास। तीनों को अगर दोनों में 3 गुना करेंगे तो -6/21 सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि 4H इक्वल, ये है 4H = 2I = 3J। तो इनका जो अनुपात पूछा गया था, है ना, तो आप क्या करो सिंपल सा, सबसे पहले H/I निकाल लो। H/I के निकल रहा है 2/4। ऐसे ही अपन निकाल लो क्या, I/Z निकाल लो। तो I/Z निकल रहा है 3/2। सिंपल सा है। HIJ, तो H की वैल्यू क्या है 2, I की 4, और I और J क्या है 3 और 2। तो मैं यहाँ से भी 4 इधर कर लूँगा और यहाँ से 3 इधर कर लूँगा। तो मेरा रेशो क्या बनेगा 6, 12, 8, मतलब 3, 6, 4 रेशो बन जाएगा। डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन था कुछ ऐसा 74 नंबर का कि इनमें से गड़बड़ क्या है। सो असल में इन्होंने काउंटिंग की, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ 14 काउंटिंग है और बाकियों में 15 काउंटिंग है। तो ये जो है बी, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि सभी रज्जु की संघों कार्डेटों में इसके अलावा निम्नलिखित में से सभी विशेषता होती है। देखो जो कार्डेटो होता है ना, इसमें मेरुदंड भी होता है, कोलोमेड भी होता है, द्विकोरकी नहीं होता है, ये त्रिकोरकी होता है। क्लियर है, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि दिया गया ग्राफ चार्ट है, इसमें कर्नाटक के प्रकाशन गृह में के खर्च को दर्शाया गया है। कुल खर्च 50,000 है। तो इस 50,000 की रॉयल्टी की लागत कितनी है? तो रॉयल्टी ये थी अपने पास, रॉयल्टी 15%।
जीरो से जीरो गया, डबल जीरो और 15 पाँच 75, आंसर आ जाएगा क्या ए। अगला क्वेश्चन था कुछ ऐसा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर होने पर उसके बीच की दूरी घट जाती है। गलत। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ने पर उनके बीच की दूरी घट जाती है। गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ने पर उनके बीच की दूरी घट जाती है। सत्य है, इसका आंसर बी हो जाएगा, है ना। जब भी गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ने लगता है तो उनके बीच की दूरी घट जाती है। क्लियर है। असल में गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है समानुपाती होता है। दो अगर पिंड है तो उनके दोनों के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती। अगर आपको गुरुत्वाकर्षण बल जो है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है न्यूटन का नियम अगर जानते हो तो आसानी से बता पाओगे। क्वेश्चन था कि इनमें से गुजरात के 16 मुख्यमंत्री विजय रूपानी, जानती हो आप। अगला क्वेश्चन, 1440 के कितने गुणनखंड के वर्ग मूल प्राकृतिक संख्या होगी। तो सबसे पहले आपको 1440 कुछ ऐसा देखना पड़ेगा और उनको आपको आधा करना पड़ेगा। 720, 2 से 2 छंग 12 जीरो, 2 1 कम 2, 2 8 16 जीरो, 2 9 18 और ये 45 बार गया, 3 से 15 बार गया, फिर 3 से फिर 5 बार गया और ये फिर 5 आ गया। पहले तो 1 गुणित 1440 लिखूंगा मैं, फिर लिखूंगा मैं 4 गुणित 720, नहीं 4 गुणित 360 लिखूंगा। ठीक है। अगले लिखूंगा 9 गुणित 9 भी एक वर्ग है तो 9 से कट रहा है, देख लेते हैं। 1440 है, 9 से कितने और कटेगा, 9 1 कम 9, 9 6 54, 160 बार। फिर उसके बाद आता है 10 11 12 13 14, 16 से देखते हैं। 16 से कटेगा क्या, 16 16 144, 90 बार कट रहा है। उसके बाद 16 के बाद 25 से देखते हैं। 25 से असंभव कटना, 25 से नहीं कटेगा। 36 से कट सकता है क्या, 6 से 36, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 जीरो और 6 चौक 24 बिल्कुल कटेगा, 40 बार कटेगा। 36 से ये 40 बार कटेगा। 49 से चांसेस है क्या, 49 से 7 दूनी 14 नहीं कटेगा। 64 से 1440 एंड 64, 8 8 67 और 8 1 कम 8, 8 ही 8 64 जीरो। तो ये 8 8 64 64 से कट रहा है कितनी बार, 8 ही 64, 8 1 कम 8, 8 ही 64 जीरो। फिर 8 से काटूंगा तो 8 दूनी 16, 8 64 नहीं कट रहा है, 64 से बिल्कुल नहीं कट रहा है। तो इससे गुणनखंड कितने होगा, 1 2 3 4 5 तो हुए है भी, कुछ बच्चा होगा 6 इसका। 6 आंसर, डी आंसर है। यहाँ जो 5 6 इसका जो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 625.5। इसका जो ये जो है ना ये 0.5 का वर्ग है, 55 25 तो 0.25 मतलब यहाँ बच आएगा 6। नीचे 6 है, ऊपर 60 है तो कटेगा 10, आंसर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि एक विशिष्ट कोड भाषा में नेचर को MBSVQF लिखा जाता है, मतलब N के बाद पहले M आता है, -1, A के बाद भी है +1, -1 से स्टार्ट होगा फिर +1। तो यहाँ +1 मतलब यहाँ तो P आएगा, I के बाद यहाँ J आएगा, T के बाद U आएगा, Y के पहले X आता है, मतलब ये आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। S के पहले R आएगा, मतलब आंसर ए। 80 क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एल दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है,
और टी एल के ऊपर एल दक्षिण के ऊपर मुँह करके खड़ा है और एल के ऊपर 500 मीटर की दूरी पर खड़ा है। एल के उत्तर में एम एल के बाई ओर 200 मीटर की दूरी पर खड़ा है। एल जो है एम की बाई ओर 200 मीटर पर खड़ा है। एम जो है एल के बाई ओर 200 मीटर खड़ा है। एम जो है एल के पहले तो सिंपल सा टी एल के उत्तर में 500 मीटर पे, टी एल के उत्तर में 500 मीटर पे, एम एल के बाई और 200 मीटर पे, एल जो है एम के एल जो है एम के बाई और एल जो है एम के बाई ओर 200 मीटर पर खड़ा है। तो एम जो है वो टी के सापेक्ष जो है वो आ जाता है अपने दक्षिण पूर्व में, पूर्व दक्षिण मतलब 20 का आंसर हो जाएगा। 85 कुछ ऐसा था कि निम्नलिखित समीकरण को हल करें। कुछ ऐसा था कि ए क्यू माइनस बी क्यू, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे सामने आ जाता है क्या क्या आएगा। देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये फार्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू और नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एक और ये फार्मूला होता है ए माइनस बी का। तो ए माइनस बी जब मैं करूँगा तो -1 आंसर आ जाएगा ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन ऐसा था कि चूना पत्थर गर्म करने पर क्या होता है। तो चूना पत्थर का फार्मूला पता होना चाहिए। चूना पत्थर का फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको गर्म करते हैं तो ये करता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। इसको बोलते हैं बिना बूझा चूना, बिना बूझा चूना। अगर क्वेश्चन था केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह वर्तमान में क्या है। तो भैया उस समय का तो पता नहीं, लेकिन अगर अभी पेट्रोलियम जो बाहर है वो धर्मेंद्र प्रधान है, कोयला जो है वो पीयूष गोयल है, कृषि जो है नरेंद्र तोमर है, परिवहन नितिन गडकरी है, नागपुर से है ना, नागपुर। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि कंप्यूटर गेम निर्माता और विनाशक दोनों की कुल संख्या 25 है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं मानता हूँ कि कंप्यूटर निर्माता जो थे, प्रोड्यूसर थे, उनकी संख्या 25 है और जो डिस्ट्रॉयर है उनकी संख्या टोटल संख्या 25 थी। अगर मैं इनकी संख्या टी मान लेता हूँ तो प्रोड्यूसर की संख्या मैं टी मान लेता हूँ, डिस्ट्रॉयर की संख्या 30 माइनस टी मान लेता हूँ, अलग से अलग रन दे इसको। अब यदि एक ही अगर प्रोड्यूसर काम करता है तो उसको 20 घंटे लग जाते हैं और एक विनाशक काम करता है तो उसको 15 घंटे लगते हैं खाली करने में। अगर मैं ये बोलूँ कि अगर टी छात्र थे, टी लोग थे जिनने काम किया है, तो इस क्वेश्चन को फिर से देखो एक बार। एक कंप्यूटर निर्माता और एक विनाशक है गेम में। निर्माता जो दोनों की संख्या 25 है, तो मैं मान लेता हूँ कि जो निर्माता थे उनकी संख्या रही होंगी कितनी, टी रही होंगी है ना, निर्माताओं की है ना, निर्माता की। और जो विनाशक थे उनकी संख्या जो रही होगी वो रही होंगी 25 माइनस टी। एक चीज और, जो निर्माता थे और जो विनाशक थे, तो निर्माता को 20 घंटे लगते, तो अगर उनकी संख्या टी हो तो टी निर्माता को इतना टाइम लगेगा। वैसे एक विनाशक अगर काम करता है उसको 15 घंटे में डिस्ट्रॉय कर देते, लेकिन अगर विनाशकों की संख्या पूर्व विनाशक काम करे तो वो हो जाएगा 25 माइनस टी टाइम लगेगा। एलसीएम ले लिया 7, तो यहाँ जाएगा 3t और यहाँ जाएगा -4
25 माइनस टी, माइनस के लिए क्योंकि डिस्ट्रॉयर है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक चीज़ उसने बोली है कि जब दीवार बिल्कुल नहीं बनी थी तो दीवार को 5 घंटे में बन जाती है। दोनों जब साथ में काम करते हैं ना तो 5 घंटे लगती है। तो साथ में जब काम कर रहा है तो 60 यूनिट टोटल काम, तो यहाँ आ जाएगा 3t माइनस 4 25 माइनस टी, और इनको 5 टाइम लग जाता है ना। तो अगला जो बनेगा वो बनेगा कितना, 60 बराबर से 15t माइनस, यहाँ 100 आएगा तो ये 500 हो जाएगा, और यहाँ प्लस 4t आएगा तो मतलब प्लस 20t हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 5t इक्वल हो जाएगा कितना, यहाँ बराबर का चिन्ह था, इक्वल हो जाएगा 560। थोड़ा कहीं कंफ्यूज गड़बड़ हुआ है, 1 मिनट 2 थोड़ा सा गड़बड़ किया अपन ने। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ 60 बटे 3t माइनस 2500 प्लस 4t इक्वल 5 कर देता हूँ। तो 60 बराबर से हो जाएगा 7t हो जाएगा, 7t मतलब 35t, 50 7 35 एंड माइनस 500, तो इधर आएगा तो 35t बराबर से 560 देन t इक्वल आ जाएगा 9। तो इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। 9 नहीं आएगा, सॉरी गड़बड़ किया कहीं। 7 5 35 टी इक्वल 7 8 56, तो टी जो आया वो आ गया 16 85। तो टी जो था वो 16 आ गया। उसने ये पूछा था तो उसमें कितने विनाशक थे, तो विनाशक जो थे तो 30 माइनस 16 हो जाएगा, तो 9 आंसर आ जाएगा, है ना। ये अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि कथन था कि कोल्ड प्रेस जो है तकनीक से तेल निकालने की प्रारंभिक विधि का उपयोग करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो तर्क था हाँ, यह हमेशा सर्वोत्तम होता है क्योंकि यह तेल की प्राकृतिक प्रभाविता को बरकरार रखता है। ठीक है, तर्क है तो ठीक होगा ये, है ना। दूसरा, नहीं, इस विधि से निकाला गया तेल आम जनता के लिए महंगा है, कि इसमें कहीं जिक्र नहीं है कि सस्ता पड़ेगा महंगा पड़ेगा, है ना। तो ये उतना प्रभावी नहीं है, तो इसका तर्क एक ही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था कुछ 9 नंबर का कि शून्य की खालिस्तान संख्या से समाप्त होने वाली संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो याद रखिए, आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूँ। यहाँ 1 शून्य है, यहाँ 2 शून्य है, यहाँ 3 शून्य है, यहाँ 4 शून्य है। बताइए वर्ग कौन सा होगा, है ना, वर्ग। तो वर्ग हमेशा सम संख्या में जब शून्य आएंगे ना तो ही वर्ग होगा। विषम संख्या में अगर शून्य आते हैं तो वर्ग नहीं होता है। तो इसका जो आया आंसर विषम आ जाएगा, कि विषम संख्या में जब भी 0 आएंगे तो वो किसी का वर्ग नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। 91 कुछ ऐसा था कि खालिस्तान ने 5 जगत प्रणाली, तो ये थे भैया विटेकर थे जिनने 5 जगत प्रणाली के बारे में बताया था, कि जो मतलब उनको ने बांटा था जो प्रणाली है जंतु जगत को। कुछ ऐसा था कि उन्होंने बांटा था, एक मोनेरा हो गया, उसके बाद एक था प्रोटिस्टा, पादप, जंतु और कवक। पादप, जंतु, पादप कवक, सॉरी, है ना, पादप था और कवक था, और एक था कौन सा, एनिमेलिया। ये भाई साहब थे विटेकर ने किया था, है ना। उसके पहले अगर बात करें तो एक थे कैरोलस लिनियस। इन भाई साहब ने 2 में बांटा था, एक पादप और एक जंतु में। ठीक है, निकोलस करके थे। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के संबंध में सही नहीं है। तो जलीय माध्यम तरल अवस्था में H+ आयन निर्माण करके सही है। हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड एक लवण उत्पन्न करने के लिए धातु और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते, ये भी सही है। स्वाद में खट्टे होते, ये भी सही है। केवल कुछ अम्ल जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ही धातु के साथ अभिक्रिया करते, ये चीज गलत है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसके तीसरे शब्द से वही संबंध है जो पहले, जैसे छोड़ना, पकड़ना, तो देना, लेना। आंसर डी आ जाएगा।
क्वेश्चन, साजिश ने 1000 में 2 कुर्सियाँ खरीदी है। उसने एक को 20% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर, मतलब कोई चीज़ जो थी वो थी हो जाएगी कितनी, 5 से 6, 20% लाभ पर, दूसरी 5 से 20% हानि पे 40। ये था क्रय मूल्य। क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य क्लियर है। एक चीज़ और इसने बोली है कि उसने यदि दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य बराबर हो, मतलब ये मूल्य बराबर करना है अपने को, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 का गुना और यहाँ कर देता हूँ मैं 3 का गुना। तो यहाँ भी 2 का गुना हो जाएगा और यहाँ पे 3 का गुना हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 यूनिट और ये हो जाएगा 5 3 15 यूनिट। उसने बोला कि 1000 में 2 कुर्सियाँ खरीदी है, तो टोटल होगा कितना, 25 यूनिट। और ये 25 यूनिट खरीदी है 1000 में, तो 1 यूनिट जो खरीदी होगी वो खरीदी होगी 40 रुपये में। तो 1 यूनिट 40 रुपये में, तो पूछा क्या, तो उसके क्रय मूल्य का क्रमशः क्या होगा। तो 40 गुणित करेंगे क्या हम 10 और 40 गुणित 15, तो 40 गुणित 10 मतलब 400 और 40 गुणित 15 मतलब 600, तो 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि आँख के उस हिस्से को पहचान करे जिससे होकर प्रकाश प्रवेश करता है। तो इसका जो आंसर था वो था कार्निया। कार्निया से होकर जो आँख का जो होता है ना प्रकाश, वो अंदर जाते हैं। जो आँख के उस हिस्से को कार्निया कहते हैं जिससे होकर प्रकाश जाता है। आँख बाहर से एक कठोर और अपारदर्शी से झिल्ली से ढकी रहती है जिसे दृढ़पटल कहते हैं, है ना। और नेत्रदान में कार्निया दिया जाता है ना। ये नेत्रदान में जो होता है ना, कार्निया का ही रिप्लेसमेंट होता है। आँख में एक कचाब द्रव्य भरा होता है ना, एकदम पानी के जैसा होता है, वो भी याद रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 96 कुछ ऐसा था कि मानव, ये थोड़ा हटा देता हूँ मैं ना, कि माना किसी घनाभ का आयतन v है, यदि उसकी लंबाई और उसकी ऊंचाई को दोगुना और उसकी चौड़ाई को आधा कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना होगा, है ना। तो आयतन उसने बोला है, लंबाई, तो उसका आयतन में क्या चेंज आएंगे ना। तो सिंपल सा है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो उसकी लंबाई और ऊंचाई को दोगुना कर दे, मतलब अगर लंबाई उसकी 1 थी तो अब उसको कर दिया है 2, चौड़ाई 1 थी तो उसको कर दिया है 2, और इसकी लंबाई और ऊंचाई को 2 कर दिया है और इसको आधा कर दिया है 1/2। अब इनका गुना कर देंगे। गुना क्यों करेंगे, क्योंकि जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है लंबाई यूनिट चौड़ाई यूनिट ऊंचाई। तो 1 और 1 से क्या होगा, जब दोनों का गुना करूँगा तो 4, 4 से 2, क्या समझ में आया, आयतन जो होगा दोगुना हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ में आया क्या कि मैंने दुगुना ही क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि जो आयतन का फार्मूला लंबाई में चौड़ाई में ऊंचाई होता है, तो यहाँ 1 बना और जब इसका तीनों को गुना करूँगा 2 गुणित 1/2 गुणित 2 तो 2 आएगा। तो जो फाइनल वॉल्यूम है वो दोगुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 कुछ ऐसा था कि यदि किसी ईंट का वजन का, जो ईंट थी उस वजन का 9/16 भागवा हिस्सा जो है वो 27/8 kg है। तो ये 9 3 27 और 8 दूनी 16, ठीक है। तो ईंट जो थी उसको आ गया 6 kg। तो ईंट के भार का 7/12 हिस्सा क्या होगा, 7/12, तो 7/2 होगा, है ना। डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 था, निम्नलिखित में से किस मिश्रण को आमतौर पर आसवन की क्रिया द्वारा अलग किया जाता है। तो वो था नमक और पानी। सबसे पहले वाष्पन, उसके बाद संघनन जो होता है इसी को बोला जाता है वाष्पन, और एक होता है प्रभाजी आसवन। तो ये ऑयल जो होता है ना, रिफाइनरी ऑयल, कोयला, कोल वोल जो निकलता है, ईथर विथर, वो प्रभाजी आसवन द्वारा होता है। एल्कोहल ये वगैरह निकलता है ये। अगला क्वेश्चन था कि वह पदार्थ का द्रव्य जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है उसे कहा जाता है माध्यम। ध्वनि जो होती है वो माध्यम से होकर गुजरती है। जितना ज़्यादा ठोस माध्यम ध्वनि की तीव्रता उतनी ज़्यादा तेज ध्वनि होती है। ये भी चीज़ आप याद रखें। लास्ट वन क्वेश्चन था, सुनील कुमार ने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में किस वर्ग में पदक जीता था। तो ये था 74 kg।
इसमें भाई साहब ने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये थे सारे क्वेश्चन, सेट नंबर जो भी थे हमारे 7, उसका पार्ट 2। हम आते अगले पार्ट में पार्ट 8 लेके। सो गुड लक।